सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का ये मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये आपका। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू इंसुलेटेड द स्फीयर्स, दो लिख लो या टू इंसुलेटेड जो भी चलेगा, ऑफ रेडियाई r1 and r2 having charges q1 and q2 respectively are connected to each other. There is 4 ऑप्शन है। सो समझिएगा, पहले तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा कहानी। देखिए, अगर दो स्फीयर की बात करते हैं, तो हम सिंपल शेप में ले लेते हैं, सर्कुलर जैसा। ये एक स्फीयर हो गया छोटा सा और ये दूसरा स्फीयर हो गया। ये दूसरा स्फीयर हो गया, इसको कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज Q1 है, इसका चार्ज, और इसका चार्ज है Q2, ठीक है। इसका रेडियस है R2 और इसका रेडियस है R1। आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से। जब आप दोनों को एक वायर से कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंट पोटेंशियल होगा दोनों का। हो सकता है डिफरेंट पोटेंशियल हो सकता है नहीं हो। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होगा तब तो कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, आप वायर से कनेक्ट करो या नहीं करो। लेकिन अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट हुआ, तो जिसका हायर पोटेंशियल है उससे चार्ज फ्लो करेगा दूसरे में जिसका लोअर पोटेंशियल है। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज फ्लो करेगा। तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो करेगा कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा चार्ज फ्लो करना रुक जाएगा। बट यहां पे हमें बात कर रहे हैं एनर्जी इंक्रीज और एनर्जी डिक्रीज का। अब मान लेते हैं इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है, 1 का पोटेंशियल हायर है, 2 का पोटेंशियल लोअर है। तो 1 से चार्ज 2 में फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा इन फॉर्म ऑफ करंट। अब जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी लूज होगा। तो एनर्जी लूज होगा मतलब फाइनल एनर्जी कम हो जाएगा, यानी टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा। सो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा एक्सेप्ट 1 केस, और वो 1 केस क्या है? जब दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब जब V1 V2 बराबर होगा। सो क्या लिखेंगे हम लोग? एनर्जी विल डिक्रीज एक्सेप्ट 1 केस। वो केस क्या है? एक्सेप्ट 1 केस when V1 is equal to V2, जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सो V1 क्या है आपका? V1 है आपका KQ1 R1 बाई इज इक्वल टू KQ2 R2, यानी Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2 बाई R2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1, सेम पोटेंशियल का मतलब ये हुआ। सो पोटेंशियल सेम कब होगा? जब आपका Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1 होगा। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी विल डिक्रीज एक्सेप्ट व्हेन दिस, मतलब अगर ये होगा तब कोई चेंज नहीं होगा एनर्जी में, अदरवाइज एनर्जी डिक्रीज करेगा। सो कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा था? पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, एंड आई होप आपने क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा, है ना। आई होप अगर नहीं किया तो पीछे जाकर पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है, एंड देन इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन डी ऐसा है, जो मैंने स्टेटमेंट समझाया एग्जैक्टली वही लिखा है, अ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अनलेस Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1, यानी डी इज द आंसर डी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन तो हमने सब्जेक्टिव में भी किया था, आप इसे पॉज करके ट्राई कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूं।
8 drops of mercury of equal radii possess equal charges combined to form one big drop. अब मान लेते हैं 8 आइडेंटिकल ड्रॉप है, इक्वल रेडियस मतलब कि आइडेंटिकल ड्रॉप है, हर एक ड्रॉप का चार्ज क्यू मान लेते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं, हर एक ड्रॉप का चार्ज क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये स्मॉल ड्रॉप हो गया, इधर स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, स्मॉल ड्रॉप का नंबर कितना है 8 है, तो जो लार्ज ड्रॉप है उसका चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, लार्ज ड्रॉप जो है उसका चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, ये स्मॉल ड्रॉप हो गया, लार्ज ड्रॉप का चार्ज कैपिटल क्यू मान लेते हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, यहां पे लिखता हूं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, कैपिटल क्यू 8Q के बराबर होगा, कैपिटल क्यू 8Q के बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीज देखते हैं इसमें क्या है, हमें क्या बताना है, द कैपेसिटेंस बताना है। देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर चार्ज बताना होता तो 8Q आंसर, बट देखिए इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, देयर इज नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेडियस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रेडियस जैसे कोई चीज नहीं होता है। तो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर निकालने का तरीका है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब इसका वॉल्यूम और 8 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम सेम रहेगा, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। सो आर क्यू हो जाएगा आपका 8R क्यू या आर हो जाएगा आपका 2R, मतलब कैपिटल आर क्या हो गया 2R हो गया, बड़ा कैपिटल आर क्या हो गया 2R हो गया, ठीक है। बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या होगा 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अब देखिए कैपिटल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये स्मॉल ड्रॉप का हुआ स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल ड्रॉप का C1 ले लेते हैं, C1 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर, कैपिटल आर ट्वाइस है स्मॉल आर का, तो C1 2C हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो गया और चार्ज आपका 8 टाइम्स हो गया। खैर चार्ज इसमें पूछा नहीं, कैपेसिटेंस पूछा है, then the capacitance of bigger drop 2 times. C is the answer. So answer is C. आप पॉज करके इसे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, separation between the plates of capacitor is D and the area of each plate is A. When a slab of material of dielectric constant K of thickness T is less than D is introduced between the plates. ये तो हमने डेरिवेशन किया हुआ है ना, इस कैपेसिटेंस बिकम्स, आपको आंसर पता होगा ना, ये डेरिवेशन किया हुआ है हमने कि एक कैपेसिटर है, एरिया ऑफ द प्लेट ए है, सेपरेशन डी है, और इसके बीच में आप एक छोटा सा स्लैब डालते हो जिसका थिकनेस टी होता है ना, जिसका डायरेक्टरिक कांस्टेंट के होता है। तो इस केस में आपका नया कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ये तो हमने डेराइव किया है, ठीक है, ये तो डेराइव किया हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, D माइनस T प्लस T बाई K, थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, मतलब A एप्सिलॉन नॉट D माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो T माइनस T बाई K हो जाएगा, अगर आप T भी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बाई K हो जाएगा, यानी दिस इज द आंसर, ठीक है, C इज द आंसर। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए, ये तो डेरिवेशन हमने किया है, बस उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली अरेंज किया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट व्हेन एयर इन ए कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K द कैपेसिटी बिकम्स, ये तो 2 बार डिस्कस किया है, एक तो पहले डेरिवेशन में ही डिस्कस किया था कि इफ एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद डायरेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्ट्रिक मीडियम K, या फिर दूसरा जब थर्ड डेरिवेशन बताया था जो अभी डिस्कस किया उसमें भी बोला मैंने T को आप D कर दो, तो दोनों तरीके से आपको याद होगा कि जो नया कैपेसिटेंस होता है वो K A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है ना, मतलब K C नॉट होता है, K टाइम्स होता है, ठीक है। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो C1
मीडियम जब डाल दिया तो एप्सिलॉन एम बाई डी हो गया, और एप्सिलॉन एम क्या होगा, नॉट के होता है, के इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट, के इज द डायरेक्टिव कांस्टेंट। चैप्टर में दो टाइप से के यूज होता है, एक के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा आपका, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसे पुट कर देंगे, ठीक है। सो के टाइम्स आंसर कौन सा है, इंक्रीज के टाइम्स, ठीक है। सो ये के स्क्वायर लिखा हुआ, ये के स्क्वायर लिखा हुआ है, हालांकि ये आंसर नहीं है, ये के स्क्वायर लिखा बट ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा बी है, आंसर इज बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Between the plates of a parallel plate cap condenser या capacitor, a plate of thickness T1 and a dielectric constant K1 is placed. In the rest of space, there is another plate of thickness T2 and dielectric constant K2. The potential difference across the condenser will be, समझिएगा क्या हो रहा है इसमें। ये एक प्लेट हुआ, ये दूसरा प्लेट हुआ, कैपेसिटर का। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और थिकनेस है T1, और बाकी जो है दूसरे बाकी स्पेस में, रिमेनिंग स्पेस में एक दूसरा मीडियम डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। ये पूरा इसको टच कर रहा है, पूरा टच कर रहा है, और थिकनेस है T2। सो यानी जो D है आपका, ये T1 थिकनेस हो गया, जो डिस्टेंस D है इनके बीच में वो क्या होगा, D होगा आपका T1 प्लस T2, ये बात ध्यान रखिएगा। सो अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैपेसिटेंस C बाय फॉर्मूला याद होगा आपको, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। अगर इस फॉर्मूला को यूज करता हूं मैं, ये फॉर्मूला अभी यूज करूंगा इसको मैं, अगर इस फॉर्मूला को यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई D इज बेसिकली T1 प्लस T2, दो है तो D माइनस T1, ठीक है, माइनस T2 प्लस T1 बाई K प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो अब देखिए बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T1 प्लस T2, ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये T2 बाई K2 है, T2 बाई K2, ठीक है। सो अब इस बात को समझिएगा, यहां पे D जो है क्लियरली T1 प्लस T2 के बराबर है, तो D और T1 प्लस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस आएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये आएगा। सो ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। अगर कैपेसिटेंस पूछा होता तो दैट इज द आंसर, लेकिन यहां पे कैपेसिटेंस नहीं पूछा है, यहां पे पूछा है चार्ज, ठीक है। सो चार्ज भी हम निकाल सकते हैं, बट ये कैपेसिटेंस हो गया। चार्ज मैं यहां पे निकाल दे रहा हूं आपका, चार्ज क्या होता है, C इंटू वी, सॉरी पोटेंशियल पूछा है इसमें, तो चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो V क्या हो जाएगा आपका, चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, यानी V हो जाएगा आपका चार्ज बाई कैपेसिटेंस, क्या है A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। सो ये मेन डिनोमिनेटर है और ये दो पार्ट में लिखा हुआ। तो ये देखिए, ये T1 बाई K1 है, ये T1 बाई K1 है, और ये T2 बाई K2 है, ये ऊपर चला जाएगा, और Q बाई A को सिग्मा भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, सिग्मा, अगर सिग्मा यूज कर रहे हैं तो आपको पता है चार्ज बाई एरिया को सिग्मा बोलते हैं, इंटू सिग्मा इंटू T1 बाई K1
प्लस T2 बाई K2, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हो पॉज करके। दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन को करने का, अभी हम इसको टिक कर लेते हैं। दूसरा तरीका भी है, मैं तो ये कैपेसिटेंस से निकाला हूं, कैपेसिटेंस का फाइनल रिजल्ट जो हमें याद था वहां से निकाला हूं। दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम में, तो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका डिस्टेंस, उससे भी हम कर सकते हैं। तो उससे मैं करवा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। सो आई होप आपने इसे पॉज करके लिख लिया होगा। तो आंसर क्या जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट T1 बाई K1, ये आंसर जाएगा आपका, ए आंसर जाएगा। इसे करने का दूसरा तरीका जो है, सिग्मा रहे या क्यू बाई ए, आपके पास लिखा हुआ है तो ये देख सकते हो, आपका ये आंसर जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आपके पास ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीडियम प्लस मीडियम का डिस्टेंस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2, EM2 लिख देते हैं, इसको EM1 लिख देते हैं, इनटू मीडियम 2 का डिस्टेंस। अब मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K1 इनटू T1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K2 इनटू T2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका T1 बाई K1। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं, सेकंड मेथड, ये ज्यादा इजी है, बट अगर आपको स्ट्राइक नहीं किया तो वो तो ठीक है, वो स्ट्राइक कर जाएगा। T2 बाई K2 और सिग्मा क्या होता है, Q बाई A होता है, सो A इज द आंसर इस मेथड से भी। तो इस मेथड से 3 लाइन में ही हो जाएगा, ये ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, तो आप दोनों को लिख लीजिए, सेकंड मेथड है ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द टू मेटेलिक प्लेट्स of radius r are placed at a distance d apart and its capacity is c। मतलब दो प्लेट है, रेडियस r है, सर्कुलर प्लेट है। मैंने बताया था कि प्लेट आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, आप जैसा चाहोगे वैसा रख सकते हो। ठीक है, बस अब दो प्लेट होना चाहिए, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। तो इस बार सर्कुलर प्लेट लेते हैं। तो दो प्लेट है, रेडियस उसका है r, मतलब इस तरीके से दो प्लेट है, सर्कुलर प्लेट। एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया, इसका रेडियस है r और इसका भी रेडियस है r, और इनके बीच में सेपरेशन है d। अब क्या होता है, इसके बाद एक बीच में एक छोटा सा प्लेट डालते हैं जिसका रेडियस है r/2, जिसका रेडियस है r/2। मतलब यहां पे आपने एग्जैक्टली बीच में एक छोटा सा प्लेट डाल दिया जिसका रेडियस है r/2 और थिकनेस है d, है ना, थिकनेस है d और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, मतलब ये एक पूरा अलग ही बन गया, एक अलग सिस्टम ही बन गया, ये पूरा एक अलग बन गया सिस्टम, रेडियस r/2 का। इसके अंदर अलग डायलेक्ट्रिक भी डाला हुआ है। रेडियस कितना है इसका, रेडियस है r/2। ठीक है, तब नया कैपेसिटेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो समझिएगा, ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या था, जब सिर्फ दो प्लेट थे तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था C, जो कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा। एंड व्हाट इज A? A क्या है आपका, A है एरिया ऑफ द प्लेट। और प्लेट कैसा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्लेट सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी A क्या है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब आपने क्या किया, नया प्लेट डाल दिया इसमें, तो नया प्लेट डाल दिया तो दो सिस्टम बन गया, है ना। नया प्लेट डाला A r/2 रेडियस का, एक सिस्टम को बोलते हैं, ये वाला सिस्टम को 1 बोलते हैं, और जो रिमेनिंग सिस्टम बचा उसको बोलते हैं 2। प्लेट कॉमन है तो ये पैरेलल में है, हमने देखा था कि प्लेट कॉमन में होगा तो पैरेलल में होगा, यानी दो कैपेसिटर बन गया। एक ये ऐसे जो बनाया है, ब्लैक से बनाया है, और एक जो रिमेनिंग बचा, दोनों में एक प्लेट कॉमन है, यानी दोनों प्लेट तो कॉमन ही हुआ, उसी का पार्ट बन करके बन गया। यानी ये जो सिस्टम बना है आपका, ये क्या बन गया, पैरेलल में बना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो दूसरा प्लेट आपने डाला A1, उसका एरिया क्या होगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई r²/4। और पाई r²/4, A आपका पाई r² है, तो पाई r²/4 कितना हुआ, A/4। तो A1 कितना हुआ, A/4 हो गया।
जो रिमेनिंग प्लेट बचा, रिमेनिंग एरिया A2, रिमेनिंग एरिया A2, ये कितना होगा आपका A माइनस A/4 यानी 3A/4 ये होगा। अच्छा, इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहां पे बस के बाद लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कैपेसिटर हो गए, एक हुआ C1 जो कि अंदर ये है इस तरीके से ब्रैक से जो बना है, और एक दूसरा C2 जो एयर में है। तो C1 कितना होगा, C1 होगा, C1 के अंदर एक डायरेक्टिक भी है, उसका डायरेक्टिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो Ka एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A यहां पे A1 होगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी तो सेम है। सो C1 होगा आपका 6, A1 कितना है A/4 एप्सिलॉन नॉट बाई डी यानी 3/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी C1 होगा 3/2C। और C2 कितना होगा आपका, C2 रिमेनिंग जो बचा ये हो गया आपका 3A एप्सिलॉन नॉट बाई 4D। ठीक है, क्योंकि A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, A2 का वैल्यू है 3A/4 है ना। C2 होगा आपका A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसमें कोई डायरेक्टिक मीडियम नहीं है, एयर ही है। ठीक है, तो A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A2 आपका 3/4A है, तो 3/4A एप्सिलॉन नॉट बाई डी यानी 3/4C। सो C1 3/2C हो गया, C2 3/4C हो गया। ये दोनों पैरेलल में है, तो नेट क्या होगा, इन दोनों का सम। यहां पे लिख देता हूं मैं C नेट इज C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। आप लिख सकते हो बोथ आर इन पैरेलल। तो C1 कितना है आपका, C1 है 3/2C और C2 है 3/4C। अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपका 6 प्लस 3 9/4C। सो 9/4C D इज योर आंसर। 3/2C प्लस 3/4C कितना हो जाएगा, 9/4C। D इज योर आंसर। इसे पॉज करके लिख लीजिएगा, पहले ये लिखना है फर्स्ट, सेकंड ये लिखना है, ये पूरा सेकंड यहां तक, और थर्ड यहां से फिर लिखना है। ठीक है, तो पहले ये लिखना है पूरा, देन ये लिखना है एंड देन ये लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा तो क्वेश्चन हमने एक बार अभी तुरंत किया था, 8 ड्रॉपलेट के लिए किया था, और वहां पे हमने कैपेसिटेंस निकाला था। यहाँ पे n ड्रॉपलेट के लिए, n ड्रॉपलेट के लिए भी हमने जो आपका क्लास रेगुलर क्लास में जब समझा रहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां पे भी कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपसे हो जाना चाहिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। n ड्रॉपलेट्स, n आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स चार्ज टू द सेम पोटेंशियल V आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द न्यू ड्रॉप। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहां पे लिखते हैं स्मॉल ड्रॉप, ठीक है, और यहां पे करेंगे बिग ड्रॉप। सो ये पहले भी समझा रखा हूं तो थोड़ा फास्ट चलूंगा। यहां पे बिग ड्रॉप, सॉरी दिस इज ड्रॉप, बिग ड्रॉप, ठीक है। सो स्मॉल ड्रॉप में क्या है आपका चार्ज कितना है, Q है ना। तो बड़े ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा। और समझिएगा n ड्रॉप मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड होगा। तो कैपिटल Q कितना हो जाएगा, n इंटू Q के बराबर हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल ड्रॉप का रेडियस R है, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, कैपिटल R। और वॉल्यूम कंजर्वेशन से हमने देखा है, कैसे देखा है यहां पे बता देता हूं एक बार फिर से। 4/3 पाई RQ, ये बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू छोटे ड्रॉप का वैल्यू। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू n पे पावर 1/3 इंटू R, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल R का वैल्यू। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, n पे पावर 1/3 इंटू R। अब देखिए कैपेसिटेंस इसका C1 मान लेते हैं, तो इसका C मान लेते हैं, तो इसका या C1 मान लेते हैं तो इसका C2 हो जाएगा। C2 क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होगा, और ये हो जाएगा आपका n पे पावर 1/3 इंटू C1।
अब देखिए पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल पूछा हुआ है, उसको थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं। V1 क्या होगा, Q बाई C1, ठीक है। तो यहां पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, V2 क्या होगा, Q बाई C2। अब अगर Q को C1 के टर्म में मतलब इस स्मॉल ड्रॉप के टर्म में, क्योंकि V1 के टर्म में इसको आप एक्सप्रेस करना है, तो लिखते हैं तो कैपिटल Q आपका NQ हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा, N पे पावर 1/3 इंटू C1। Q बाई C1 हमारा V है, तो V2 क्या आएगा, फाइनली यहां पे देखिएगा V2 यहां पे कर रहा हूं मैं, V2 क्या आएगा, यहां से उठाकर यहां पे कर रहा हूं मैं, V2 क्या आएगा, V2 आएगा आपका n बाई n डिवाइडेड बाई n पे पावर 1/3, मतलब यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 1/3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, n पे पावर 2/3 होगा, n पे पावर 2/3। Q बाई C1 क्या होगा, V1 के बराबर होगा, तो n पे पावर 2/3 इंटू V1, सिंपल सा आंसर आ गया इसका, n पे पावर 2/3 इंटू V1, मतलब V जो भी है, D इज द आंसर। मैंने V1 लिया है, क्वेश्चन में V ले रखा, सो जो भी आपको लेना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हम लोग सेकंड या थर्ड टाइम कर रहे हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बार थोड़ा टेबल के फॉर्म में बता दिया। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको अच्छा कमांड हो गया होगा, है ना। कभी 20 ड्रॉप कर 27 ड्रॉप करके आएगा, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट देंगे, कभी 8 ड्रॉप करके आएगा, तो उस तरीके से परफेक्ट क्यूब रूट देके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A 6 microfarad capacitor is charged to a potential 10 volt. Charged from 10 volt to 220 volt. ओके, पहले 10 वोल्ट पे चार्ज था, बाद में 20 वोल्ट पे चार्ज हो गया। सो समझिएगा इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल एनर्जी होगा आपका हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। C कितना है आपका, हाफ 6 माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब जानते हो आप 10⁻⁻6, मिली माइक्रो नैनो पीको, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पीको मतलब 10⁻⁻12, ठीक है। तो C कितना हो गया आपका, 10⁻⁻6 हो गया, 6 × 10⁻�6, और V कितना है, 10 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका EI, हाफ इंटू 6 × 10⁻⁻6 इंटू 100, ठीक है। और EF क्या होगा, हाफ इंटू 6 × 10⁻⁻6, ठीक है, 20 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 × 10⁻⁻6 इंटू 400। अब पूछा है इंक्रीज इन एनर्जी कितना हुआ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, है ना। सो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसे माइनस करते हैं। EF आ चुका है, EI आ चुका है, क्या होगा इंक्रीज इन एनर्जी, डेल्टा E, EF माइनस EI। सो EF और EI दोनों में हाफ इंटू 6 × 10⁻⁻6 कॉमन था, ले लिया 400 माइनस 100, 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो क्या आएगा डेल्टा E आपका, डेल्टा E आ जाएगा हाफ इंटू 6 × 10⁻⁻6 इंटू 300, ये आ जाएगा आपका डेल्टा E। ये क्या हो जाएगा आपका 900 इंटू 10⁻⁻6, 900 इंटू 10⁻⁻6, यानी 9 × 10⁻⁴, है ना, क्योंकि -6 में तो 9 दे रखा है, तो पावर और चेंज करते हैं, तो 9 × 10⁻⁻4 जूल। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पॉज करके लिख लीजिए, आई होप पहले का भी आपने लिख लिया होगा। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 27 drops of water of same size are equally and similarly charged. Then they are united to form a bigger drop. By what factor the electric potential will increase? मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, अभी हमने निकाला था ना n ड्रॉपलेट के लिए, क्या था, V1 = n पे पावर 2/3 इंटू V, ये निकाला था ना, आप सीधे ये यूज कर सकते हो, या अभी निकाला था, आपको पूरा मेथड यूज कर सकते हो अगर भूल गए हो तो। V1 कितना आया, n पे पावर 1/3 आया, Q1 कितना आया था, Q1 आया था, NQ आया था, ठीक है, n स्मॉल q, और C1 क्या आया था,
n पे पावर 1/3 इंटू सी। सो ये तीनों चीजें हमने 2 बार निकाल लिया, 2-3 बार, तो ये आई होप आपको याद होगा। सो V1 यहां पे क्या होगा, कितना ड्रॉपलेट है, 27 ड्रॉपलेट है, 2 पे पावर 3 इंटू वी। 27 पे पावर 1/3 मतलब 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 27 का क्यूब रूट होगा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। तो V1 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट निकाल लेते हैं पहले 27 का क्यूब रूट, ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट को, और उस पे स्क्वायर क्योंकि पावर 2/3 है इंटू वी। अब 27 का क्यूब रूट मैंने आपको बता दिया, इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, 27 का क्यूब रूट मैंने आपको बता दिया 3 होगा, तो V1 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू वी, यानी कि 9V, 9 टाइम्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D. A metal plate of thickness D/2 is placed between the plates. The capacitance would be. देखिए मेटेलिक प्लेट जब डालते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है, व्हेन ए मेटेलिक प्लेट इज इंसर्टेड, डेराइव करवा रखा है, ये आपके पास डेरिवेशन है, 3 डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस व्हेन ए मेटेलिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, वो क्या आया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T आया था, ठीक है। और तीसरा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, इस पे तो हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है, वो क्या आया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K आया था। तो यहाँ पे क्या है आपका, क्या इंसर्ट किया गया, मेटेलिक प्लेट इंसर्ट किया गया है। तो व्हेन ए मेटेलिक प्लेट इज इंसर्टेड, फॉर्मूला क्या था, C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T। अब इस क्वेश्चन के लिए आपका T कितना दिया है, T दिया हुआ है D/2, T दिया हुआ है D/2, और क्या दे रखा है, कितना होगा, ये पूछा है कितना होगा, सॉरी। सो पहले कैपेसिटेंस कितना था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D था, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसको C बोल देते हैं इनिशियल। सो पहले कितना था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D था, पुट करने के बाद कितना हो गया, C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस D/2। सो D माइनस D/2 इज D/2, सो क्या आ जाएगा आपका, A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2 आ जाएगा, D/2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना डबल, ठीक है, D इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि एक शुभ नंबर है। सो शुभ नंबर में क्वेश्चन थोड़ा सा अशुभ तो नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, अशुभ क्वेश्चन कुछ नहीं होता, शुभ ही कहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करा है ना, 2 स्लैब डाला था, अभी जब पोटेंशियल निकालना था तो इसलिए मैंने 2 मेथड बताया था। एक क्वेश्चन अभी पीछे आया था जहां पे पोटेंशियल निकालना था, जब एक स्लैब डाला गया, T1 थिकनेस का डायरेक्टिव कांस्टेंट K1 था, और दूसरा स्लैब T2 थिकनेस का डाला गया, डायरेक्टिव कांस्टेंट K2 था। तो उस केस में मैंने आपको पोटेंशियल निकालना था, 2 तरीके से निकाला, एक तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो यूज करके निकलवाया, पूरा लंबा सा गया मेथड, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा मेथड है, आपको छोटा मेथड अगर याद आ जाए, डेरिवेशन का पार्ट जो था वो यूज कीजिए और 3 लाइन में करिए, तो वो भी मैंने बताया, तो 2 मेथड वहां पे बताया था। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे क्या निकालना है हमें, कैपेसिटेंस निकालना है, कंपाउंड डायरेक्ट्रिक प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। हाँ, कैपेसिटेंस ही बताना है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होगा, सो इसमें आपका 3 स्लैब डाला हुआ है, तो फॉर्मूला तो आपका ये होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। अब इस फॉर्मूले में आपका एक स्लैब होता है जिसका थिकनेस T होता है और डायरेक्टिव कांस्टेंट K होता है। जब 3 स्लैब डाला हुआ है तो T1, T2 और T3 यूज करेंगे। T1 यहाँ पे D1 के बराबर है, T2 D2 के बराबर है और T3 D3 के बराबर है। तो क्या बन जाएगा कैपेसिटेंस, A एप्सिलॉन नॉट
बाई डी, डी इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, तीनों के सम के बराबर। तो D माइनस D1 माइनस D2 माइनस D3 प्लस D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, ये हो जाएगा। अब देखिए D1 D2 D3 बराबर है तो क्या होगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, मतलब आप चाहो तो एक स्टेप ऐसे लिख दो, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस D1 प्लस D2 प्लस D3, और ये हो जाएगा आपका प्लस D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, यहाँ पे K2 है, ये आने रहा, ये K2 है, ठीक है। सो ये K2 है। अब देखिए D1 प्लस D2 प्लस D3 D के बराबर है, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास फाइनल कैपेसिटेंस बचेगा, क्या बचेगा, A एप्सिलॉन, यहाँ पे D1 प्लस D2 प्लस D3, ये जो टर्म है पूरा ये D के बराबर है, आप देख सकते हो ये पूरा D हो गया हमारा, और D किसके बराबर है, D आप देख सकते हो D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, तो D आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर है, तो D और D1 माइनस D1 प्लस D2 प्लस D3 कट जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली बचेगा आपके पास C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 कौन सा है, ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा भी नहीं आएगा, सो ए सिंपल सा दिख रहा है, तो ए इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके से लिख लीजिएगा जरूर से। सो अगला सवाल है आपके पास, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 550 माइक्रोफैराड, दिस इज 50 माइक्रोफैराड, ये रीड नहीं कर पाया है इसे, आर चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, हाउ मच इज द एनर्जी स्पेंड इन डूइंग सो। सो आपको बस चेंज इन एनर्जी निकालना है, इनिशियल एनर्जी निकालना है, फाइनल एनर्जी निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल एनर्जी होगा आपका हाफ CV स्क्वायर, C कितना है 50 माइक्रोफैराड है, तो C हो जाएगा आपका 50 माइक्रोफैराड, यानी हाफ 50 इंटू 10⁻⁻⁻6, और V कितना है आपका, V है 100 वोल्ट, यानी 100 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा हाफ इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 और 100 स्क्वायर मतलब कि 10⁴। सो ये पूरा करने के बाद क्या होगा आपका, हाफ इंटू 50 इंटू 10⁻²। सो ये हो जाएगा आपका 10⁻²। सो ये हो जाएगा आपका EI इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻² जूल। सो ये आपका इनिशियल एनर्जी हो गया। अब क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ ईच फ्रॉम ईच अदर इज डबल, ठीक है ना, मतलब क्या करते हैं, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर दिस इज चार्ज टू पोटेंशियल 100 वोल्ट एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं, सेपरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, सेपरेशन को 2D कर देते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ये आया है 25 इंटू 10⁻² जूल। अब देखिए सेपरेशन को जब डबल करते हैं तो क्या होगा, पहले कैपेसिटेंस कितना था, C था, C A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, जो कि आपका 50 माइक्रोफैराड दिया था, और इसमें नया जो इनिशियल एनर्जी आया था वो कितना आया था, 25 इंटू 10⁻⁻² जूल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, नया कैपेसिटेंस C1 में क्या हो रहा है, सेपरेशन डबल किया जा रहा है, यानी D1 बस 2D हो रहा है, बाकी सारा चीज सेम है।
तो क्या होगा a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, है ना, यानी ये हो जाएगा 25 माइक्रोफैराड। कैसे लिख दिया भाई, ये a एप्सिलॉन नॉट बाई d 50 है, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d कितना हो जाएगा, 25 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d आपका 25 माइक्रोफैराड हुआ। तो EF कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा आपका, EF निकालते हैं हम लोग हाफ CV स्क्वायर, V तो वही होगा ना, बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड, तो ये EF आ जाएगा फाइनली आपका हाफ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 25/2 इंटू 10⁻⁻2 जूल। 25/2 इंटू 10⁻⁻2 जूल ये आ जाएगा, मतलब 12.5 आएगा। अब हमें बताना है कि हाउ मच एनर्जी इज स्पेंट, है ना, कितना एनर्जी दिया गया। सो एनर्जी डिफरेंस दोनों का बताना है। खैर दो आंसर दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ एरर है, कुछ मिसप्रिंट है, एक माइनस एक प्लस होना चाहिए था, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा, आप देख सकते हो, आप माइनस तो कर ही सकते हो, तो ये आएगा आपका -12.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन में हो सकता है पावर डिफरेंट दिया होगा, ये मिसप्रिंट है, तो किसी एक ऑप्शन को हम आंसर ले लेते हैं, -12.5 इंटू 10⁻2 जूल, बी इज द आंसर, ठीक है। सो दो ऑप्शन सेम लिख दिया, हो सकता है ये होगा आपका -2 की जगह +2 होगा, इसमें हो सकता है या +12.5 होगा, कुछ भी हो सकता है, तो एक ऑप्शन को आंसर ले लेते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप, each of capacitance C merged to form a single drop, the resultant capacitance is, resultant capacitance कितना होगा, मैंने बताया था, resultant capacitance पावर 1/3 टाइम्स हो जाता है, पावर 1/3 टाइम्स हो जाता है, मतलब कि resultant capacitance आपका कितना होगा, इस पे तो हमने क्वेश्चन काफी देखा था। C1 होगा n पे पावर 1/3 इंटू C, मतलब C1 होगा 2 पे पावर 1/3 C, मतलब ग्रेटर होगा बट डबल नहीं होगा। क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है, 1.4, तो क्यूब रूट तो 1.4 से भी छोटा होगा, ठीक है। सो लेस देन 2C बट ग्रेटर देन C, दिस इज द आंसर। ग्रेटर देन 2C नहीं, इक्वल टू 2C नहीं, लेस देन C नहीं, ठीक है, लेस देन 2C बट ग्रेटर देन C, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ n ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, कोलाइसिस का मतलब ही मर्ज होता है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल, देन द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, ये नया चीज है, एनर्जी स्टोर्ड। अभी तक तो हम लोग चार्ज, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की बात करते थे, अब नया चीज आ गया है एनर्जी स्टोर्ड, देखते हैं, ठीक है। Then energy stored in the big drop to the that in the smaller drop will be, ठीक है। सो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप का टेबल बनाते हैं, जो पहले भी बनाया था, बिग ड्रॉप और स्मॉल ड्रॉप। उल्टा लिखते हैं मैंने, जनरली मैं स्मॉल पहले लिखता हूं, बिग बाद में लिखता हूं, क्योंकि स्मॉल से ही मर्ज होकर बिग आया, तो सॉरी। तो देखते हैं यहां पे ये स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप। सो स्मॉल ड्रॉप क्या है आपका, स्मॉल ड्रॉप का चार्ज कितना है, स्मॉल ड्रॉप का चार्ज है Q, बिग ड्रॉप का चार्ज होगा कैपिटल Q NQ के बराबर होगा, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r, कैपिटल ड्रॉप का रेडियस होगा कैपिटल R, जो कि R पे पावर कैपिटल R होगा, और कैपिटल R आपका, सॉरी, कैपिटल R आपका होगा n पे पावर 1/3 R के बराबर, ठीक है। उसके बाद आपका कैपेसिटेंस, इसका C है, इसका C1 होगा, C1 सेम, क्योंकि कैपेसिटेंस रेडियस पे डिपेंड करता है, तो C1 आपका n पे पावर 1/3 R के बराबर हो जाएगा, C1 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पे V है, यहाँ पे V1 होगा, V1 n पे पावर 2/3 R के बराबर हो, V के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी निकालते हो,
स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी निकालते हो, इसको लिखते हो ES, मतलब कि स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी। तो स्मॉल ड्रॉप का जो एनर्जी है वो होगा आपका स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। स्मॉल ड्रॉप का एनर्जी ये हो जाएगा। कैपिटल ड्रॉप का एनर्जी क्या हो जाएगा? EB मतलब बिग ड्रॉप का एनर्जी, ठीक है, हाफ C1V1 स्क्वायर। अब देखिए C1 की जगह C1 का वैल्यू लिखते हैं, तो C1 हो जाएगा आपका n पे पावर 1/3C, और V1 की जगह V1 का वैल्यू लिखते हैं जो कि है n पे पावर 2/3V स्क्वायर। सो EB क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हाफ n पे पावर 1/3C इंटू n पे पावर 4/3V स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो EB हो जाएगा आपका हाफ n पे पावर 4/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 5/3 CV स्क्वायर। और हाफ CV स्क्वायर तो स्मॉल ड्रॉप का था, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें रेशियो बताना है, एनर्जी स्टोर्ड इन बिग ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप, ये बताना है। सो यहां पे कर रहा हूं मैं रेशियो EB बाई ES, ये बताना है। तो EB कितना आया? n पे पावर 5/3 इंटू हाफ CV स्क्वायर, है ना, यही है ना, हाफ n पे पावर 5/3 इंटू CV स्क्वायर। और आपका ES कितना आया है? ES आया है n पे पावर, कितना है n पे पावर, सॉरी n तो है ही नहीं, हाफ CV स्क्वायर सिंपली है, तो ये है आपका हाफ CV स्क्वायर, यानी फाइनली आया है आपका ये n पे पावर 5/3:1, ठीक है, n पे पावर 5/3:1, यानी कि C इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले तो ये कंपैरिजन समझाया है, देन इसको यहाँ पे ES निकाला है, EB निकाला है, एंड देन हमारा रेशियो आ गया फाइनल, ये रेशियो है। सो इसे पॉज करके लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।